Hello everyone, I welcome you all to this channel. So today we are going to read the unit first and the block first of psychology, general psychology, which is having this code BPCG 171. So we are going to study general psychology. So what we are going to see is unit number first. So there are blocks and unit, and this block that we are going to start with is orientation to psychology, and the unit we are going to study today is nature of psychology, what is it and what it is not. Okay, and also the socio-cultural processes of behavior. So let's dive deep into the unit number first, and we know the block is orientation to psychology, and the unit we are going to deal with is nature of psychology and socio-cultural processes of behavior. So let's see the introduction. Now, psychology is related to, or you can say it touches almost all aspects of our life. तो हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी को टच करता है साइकोलॉजी. कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों में बने रहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, मैड पीपल को ट्रीट करने का एक जरिया है या एक सब्जेक्ट है जिससे कि पागल लोगों का इलाज किया जाता है, जबकि ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है. वन ऑफ द एप्लीकेशन ज़रूर आप इसको कह सकते हैं, और साइकोलॉजी से सिर्फ आप पागल लोगों को सही करेंगे या उनका इलाज करेंगे या मेंटल इलनेस उनकी सही करेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. तो क्या है सही? साइकोलॉजी कैन रीड योर माइंड जस्ट बाय लुकिंग एट यू, ऐसा लोग सोचते हैं. ये लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं कि ये पागल लोगों का इलाज करने के लिए एक टेक्निक है, या लोग सोचते हैं कि इससे हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं, जैसे कि पामिस्ट किसी का हाथ देख करके बताता है कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है और तुम्हारे साथ यही हो रहा है और इसलिए तुम्हारा फ्यूचर इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है. तो साइकोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स में काफ़ी फ़र्क है. साइकोलॉजिस्ट या जेमोलॉजिस्ट में काफ़ी फ़र्क है. न्यूमेरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, ये सारे एक तरीके से सुपरस्टिशियस हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि किसी के फिज़िकल अपीयरेंस से या किसी की फिज़िकलिटी को देख करके आप उसके अंदर क्या चल रहा है ये बता सकते हैं. इसी तरीके से एक और ये नया चला है आजकल, कंटेम्प्रेरी है, रम्पोलॉजी. अब ये है क्या इसमें कि किसी के बटॉक्स देख करके आप ये बता पा रहे हो कि वो उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, या फिर उसके इमोशंस कैसे हैं, सैड है, एक्साइटेड है, इस तरीके की चीज़ें. राइट, तो ये कुछ सुपरस्टिशंस हैं जिनसे आपको बच के रहना है. साइकोलॉजी इससे बिल्कुल अलग है. ठीक है ना, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की और उसके बिहेवियर की, ना कि किसी तरीके की कोई भी प्रेडिक्शन करना या फिर पागलों का इलाज करना. इस तरीके के मिसकंसेप्शंस आपको माइंड से हटाने होंगे अगर ऐसा आप सोचते हैं साइकोलॉजी को लेकर. ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी, और साथ ही साथ ह्यूमन माइंड पे क्या बिहेवियर, उसके बिहेवियर से उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये स्टडी करना ही साइकोलॉजी है. आगे पढ़ेंगे हम, पर यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी को लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है और साइकोलॉजिकल मेंटल से रिलेटेड है, तो इसके लिए जो है साइकोलॉजी पागलों का इलाज करता है. राइट, तो ये बोल रहे हैं हम कि वन ऑफ द एप्लीकेशन हो सकता है साइकोलॉजी का, पर कंप्लीट एप्लीकेशन ये नहीं है. काफ़ी कुछ आता है साइकोलॉजी के एप्लीकेशन में. देखिए, इस साइकोलॉजी अ साइंस और आर्ट. साइकोलॉजी, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं राइटर ने कि साइकोलॉजी साइंस है या आर्ट है, या फिर ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर, जो भी हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, और रोल क्या है परसेप्शन का, अटेंशन का, लर्निंग का, मोटिवेशन का और इमोशन का हमारे बिहेवियर को शेप करने में. दीज आर द क्वेश्चंस दैट दिस part of your block, that is unit, will tell you, describe you. So let's see what's next. Psychology. What is psychology? Its origin, from where does this term come, okay, and what is its evolution. That's what we are going to study. So see, psychology जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी.
एंड लोगोस। साइकी का मतलब अगर आप मोटे मोटे तौर पे कहें तो साइकी मतलब तो होता है कि किसी की मानसिक हालत क्या है, राइट। पर यहाँ पे कहें तो यहाँ पे बताया कि सोल और ब्रेथ इसका मतलब होता है, और लोगोस मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, राइट। तो साइकोलॉजी एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन है। किसका एक्सपेरिमेंटेशन? माइंड का। तो साइकी का मतलब आप माइंड ले सकते हैं, सोल और ब्रेथ लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर साइकोलॉजी में जो यूज़ होने वाला साइकी वर्ड है और उसका जो कहें कि एक मोटा मोटा अर्थ होगा, वो क्या होगा? सोल या ब्रेथ। और अगर आप और डीप में जाएं तो उसका अर्थ माइंड होगा। के बाद देखें तो वर्ड साइकोलॉजी वाज नॉट इन कॉमन यूज, ठीक है। तो पहले ये यूज़ नहीं किया जाता था, ऐसे ही बताया गया है। और सबसे पहले जो है वो जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वुंड ने क्या करा कि पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, ठीक है। और ट्रेडिशनली वुंड ने ही साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के पिता यानी कि फादर जाने जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ही ये टर्म सबसे पहले ईजाद करा, या कहें कि एक तरीके से सबसे पहले लेबोरेटरी बनाई गई साइकोलॉजी के लिए। तो उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया स्टडीइंग द माइंड, द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, which means the immediate experience, the contents and processes of subjective experience such as sensations, thoughts, feelings and emotions। मतलब कि इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का, जैसे कि सेंसेशंस का, थॉट्स का, फीलिंग्स का या इमोशंस का, किसी के माइंड के स्ट्रक्चर पे, राइट, या किसी की माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस इमीडिएट एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका, इन एक्सपीरियंसेस का, जिसको आप सेंसेशंस कह लें, थॉट्स कह लें, फीलिंग्स कह लें या इमोशंस कह लें। तो नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सी, साइकोलॉजी कैन बी defined in numerous ways. There are various authors, those who define psychology in numerous ways, but what we are going to see here is the final definition. Okay, we will also go through various definitions, right, which has been given by different people, but also we will look कि साइकोलॉजी जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो फाइनली हम वो डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिबेट करते आए हुए हैं कि साइकोलॉजी का जो मेन फोकस होगा वो क्या माइंड होगा, क्या वो कॉन्शियसनेस होगा, या क्या वो बिहेवियर होगा, क्या होगा। तो इसको लेकर के पहले जो है साइकोलॉजी वो पूरा पूरा एक पार्ट हुआ करता था किसका? फिलॉसफी का, ठीक है। और काफ़ी हद तक अगर आप देखें आज भी फिलॉसफी आपको तभी समझ आएगी जब आपको पहले साइकोलॉजी पता हो, या फिर कहें कि द बिगिनिंग ऑफ फिलॉसफी इज द साइकोलॉजी। ओके, तो फिलॉसफी तभी समझ में आनी है जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। इसके बाद देखें कि इसी को ही एंशिएंट फिलोसोफर्स ने क्या कहा साइकोलॉजी को? द साइंस ऑफ सोल। अब सोल आप आगे जाके देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि काफी एक वेग टर्म है, एक हेजी, अनसर्टेन, अनक्लियर, इनडेफिनेट टर्म है। कौन? सोल। तो इसीलिए सोल की स्टडी को करना तो साइकोलॉजी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग्स होते हैं सोल के, एक काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड है ये, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और डिफाइन करोगे भी तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक अनसर्टेन, अनक्लियर, इनडेफिनेट वर्ड है। तो सम ऑफ द फेमस डेफिनेशन जो कि हमें साइकोलॉजिस्ट ने दी होंगी, क्या क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजी है एक साइंस जो कि ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर की साइंस है, ठीक है। ह्यूमन का बिहेवियर और एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करने या इसकी साइंस को साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये एप्लीकेशन है इसका ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके साथ डील करने के लिए साइकोलॉजी है। ये पहले डेफिनेशन। दूसरी जो कि उसी के बाद है कि ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। उसके बाद है सेम यही चीज़ है, पर उसी के साथ एक और चीज़ ऐड करी है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो
कैसे अफेक्ट किए जाते हैं, हाउ दे आर अफेक्टेड बाई एन, इससे, किसी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्टेट से, मेंटल स्टेट से या एक्सटर्नल इफेक्ट से, ठीक है। तो कैसे इन सब चीज़ों से किसी भी ह्यूमन का या एनिमल का मेंटल या मेंटल प्रोसेसेस में या बिहेवियर में कैसे चेंज आता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, तो उसके फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करने से उसमें क्या बिहेवियर आता है, चाहे वो मेंटल बिहेवियर हो चाहे वो फिजिकल बिहेवियर हो, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो सारी डेफिनेशन लगभग एक ही थी, तो यहाँ पे एक ही नया टर्म निकल के आता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टडी या साइंस या बिहेवियर की साइंस, इसको हम साइकोलॉजी कह सकते हैं। कॉग्निशन मतलब, कॉग्निशन यहाँ पे लिखा है द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए उसका नॉलेज एक्वायर करना और ये समझना कि ये थॉट्स, एक्सपीरियंस और सेंसेस के बेस पे उसको समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से देखिए अगर आप तो सभी मिलते जुलते हैं एक्सेप्ट 2 और 3, जो कि कुछ अलग ही कह रहे हैं। कह रहे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ओनली, ह्यूमन बिहेवियर नहीं, एनिमल बिहेवियर की भी साइंस है साइकोलॉजी। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट आर लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, नहीं, लाइक नहीं भाई, क्योंकि साइकोलॉजी में एक साइंस है, ये सुपरस्टिशन नहीं है कि कुछ भी मान लो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्ट करके ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट आर अनलाइक एस्ट्रोलॉजर्स, जेमोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट। द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, साइंटिफिक नेचर क्या है साइकोलॉजी का, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे तो अभी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, ऑफ कोर्स इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे बताया गया है। अब इसी तरीके से अगर साइकोलॉजी साइंस ही है तो साइंस क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे कि साइंस क्या होती है, और अगर साइकोलॉजी भी वैसी ही है तो साइकोलॉजी को भी साइंस कहने में कोई बुराई नहीं है। तो साइंस क्या होती है, इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ, यहाँ पे लिखा है नॉलेज गैदर्ड, जो नॉलेज आपने गैदर किया है उसकी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी को, ठीक है, या फिर जो नॉलेज गैदर किया है उसके थ्रू आप जब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, या इवेंट्स को मेजर करते हो, तो उसी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी को ही साइंस कहा जाता है। दूसरी भाषा में यहाँ पे लिखा है साइंस इज अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ये भी कह सकते हैं आप कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज गैदर्ड बाय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या साइंस इज अ नॉलेज गैदर्ड बाय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, दैट्स व्हाट यू कैन से। तो दिस इज द साइंस, क्या है, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसके बेस पे नॉलेज गैदर की जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं अनाप शनाप कल्पना की जाएगी। साइंस क्या है, नॉलेज गैदर करी जाएगी, पर वो कैसी होगी, जब आपने सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करा होगा, एक्सपेरिमेंटेशन करा होगा, तभी जाके। नेक्स्ट वी हैव, देखिए अब साइंटिस्ट जो हैं वो क्या क्या करना चाहते हैं, वो रूल्स को समझते हैं, और जो रूल्स आपके कहाँ से हैं, इस नेचर में, इस अर्थ में, इस यूनिवर्स में, इस नेचुरल यूनिवर्स में लागू किए जाते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड, वो इन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि इस नेचुरल यूनिवर्स को चला रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। देखिए हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, हमने कहा अभी अभी कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, साइकोलॉजी साइंस है तो साइंस साइकोलॉजी है, तो इसका मतलब अगर हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं तो वो साइकोलॉजी में भी वही एप्लीकेबल होंगे। देखिए यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स आर सिस्टमेटाइज्ड इन वेरियस वेज बट मेनली क्लासिफाइंग एस्टैब्लिशिंग जनरल। देखिए क्या होता है कि साइंस में आप पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने ग्रेविटी डिस्कवर करी, ठीक है, तो ग्रेविटी जिस समय डिस्कवर हुई सबसे पहले वो उस समय एक जनरल प्रिंसिपल बन गया, और उसी के बेस पे नई नई थ्योरीज और डेवलपमेंट, और कह सकते हैं आप कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आज आपको देखने को मिलते हैं। तो वो एक जनरल प्रिंसिपल है इसका, हमारे नेचुरल यूनिवर्स का, जिसको कि इस्टेब्लिश किया साइंटिस्ट। अब क्या करते हैं वो उसको
लॉज में डिस्क्राइब करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि नए इवेंट भी इसी तरीके से होंगे। मतलब कि किसी बॉल को अगर मैं किसी बॉल को अगर 6 मीटर ऊपर से फेंका जाए, ठीक है, और इस एनवायरनमेंट कंडीशंस में फेंका जाए तो वो बॉल कहाँ पे पहुंचेगी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, तो 10 सेकंड बाद कहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट की जाती हैं, ठीक है। ऐसा भी साइकोलॉजी में भी होता है। बट साइकोलॉजी अगर आप बात करें तो ये ह्यूमन को लेकर के, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये क्या बात कर रही है, ह्यूमन माइंड की बात कर रही है। तो ह्यूमन का माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो अभी कुछ सोचेगा, तुरंत 5 सेकंड बाद कुछ और सोच सकता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो उसने पहले थॉट पकड़ लिया उसी को ही वो एक्ट करेगा। और वो थॉट कहाँ से आया, वो थॉट ऑफकोर्स उसके सोशल फैक्टर्स या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स से आया है, पर वो थॉट जो है इंस्टेंटली उसको एक्ट करवाता है, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसी की स्टडी करनी है अगर आपको, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका जो इंसिडेंट है वो आप प्रिडिक्ट कर पाएँ। प्रिडिक्ट इस सेंस में नहीं कि जैसे पामोलॉजिस्ट जो है वो हाथ की रेखाओं को देख करके बता देता है, ठीक है, इस सेंस में नहीं। किस सेंस में? आपकी एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करी जाएगी, एक सिस्टमेटिक स्टडी होगी जिसके बेस पे ऑब्जर्वेशन करके आपका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला जाएगा कि 10 एक्सपेरिमेंट करें और उनका रिजल्ट यही रहा, तो अगला होने वाला इवेंट भी अगर इसी तरीके का कुछ होगा तो उसका रिजल्ट भी यही होगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी एज अ साइंस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले एक एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होगा जैसे कि साइंस में होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में भी ये कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जैसे कि साइंस में होती हैं। एम्पिरिकल मतलब कि एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, राइट। एक्सपेरिमेंट होगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, साइंस में ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसी तरीके से आपका साइकोलॉजी में होगा। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं चलेगा जैसे पामोलॉजिस्ट, जैसे कि हमने देखा कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले और आपकी अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, जिनको ब्रांचेस कहना भी अलग है, सुपरस्टिशंस हैं, जिसमें ना कोई आर्ग्यूमेंट है, ना ओपिनियन है, ना बिलीफ है, ठीक है। इसमें साइकोलॉजी में नहीं है, बाकी उनमें होता है, उनमें बिलीव्स होते हैं कि इस तरीके से होता है, वो मानते आए हुए हैं। बट साइंस अलग चीज़ है। साइंस में आपका रैशनैलिटी चलती है, साइंस में आप लॉजिक्स चलाते हैं, तो इसी तरीके की साइकोलॉजी भी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट के लिए जगह नहीं है, ओपिनियन के लिए कोई जगह नहीं है, बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस है एक तरीके से। दूसरी बात सिस्टमेटिक अप्रोच है। किस तरीके से कि कोई भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि वो कुछ सेंस बनाए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ वो सेंस बनाए। एंड सेंस बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि वो सेंस भी बनाएगा तभी जब वो एक ऑर्डर में रहे। तो इसके लिए जो थ्योरीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन है डाटा का, वो साइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि कुछ थ्योरीज होंगी जिनके बेस पे अगर आप उस तरीके का इवेंट देखें तो आप वो थ्योरी अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कुछ डाटा लिया होगा रिसर्च करके, इंटरव्यू करके, ठीक है ना, पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप से, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं साइकोलॉजी में, किसी का ह्यूमन माइंड रीड करने के लिए। माइंड रीड करने के लिए उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि माइंड रीड करने के लिए कि अभी माइंड में क्या चल रहा है वो पढ़ लिया जाए, इस सेंस में कि जो बिहेवियर ओवरऑल किसी ह्यूमन माइंड पे पड़े हैं वो अब आगे क्या एक्शन करवाएंगे, या फिर वो क्या बिहेवियर जो है उनका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो वही फैक्ट्स और कॉजेज, उनका डाटा जो होता है वही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है इसमें। तीसरा, मेजरमेंट इसमें किया जाएगा कैसे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स इनका, ठीक है ना, सर्टेन रूल के तहत। अगर आप देखें तो फिजिक्स में भी यही होता है, ठीक है। इसी तरीके से, इसीलिए यही कारण है कि फिजिक्स मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मोस्ट साइंटिफिक, क्योंकि उसमें क्या है, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर। इसी तरीके से यहाँ पे आपको टर्म्स को डिफाइन करना होगा कि टर्म्स क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में थोड़ा हार्ड होता है
हर एक टर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे आप यहाँ पे देखें कि फिजिक्स में तो फिर भी इजी है कि लेंथ को डिफाइन कर दो, हाइट को डिफाइन कर दो, ठीक है, मीटर में। पर मीटर में कहूँ वो तो आपका मेजरमेंट आ गया, राइट। पर इसमें क्या है कि लेंथ को डिफाइन कर दिया आपने, राइट, और फिजिक्स में हाइट को भी डिफाइन कर दिया आपने। पर अगर आप बात करें साइकोलॉजी की, तो कुछ टर्म्स तो इसमें डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी। ये सारे टर्म आपको थ्योरीज में दिख जाएंगे और आप इनको काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकते हैं। पर कुछ टर्म हैं जिनको आप कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे ही उनको डिफाइन करेंगे तो क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये टर्म जो आपने डिफाइन किया वो सभी जगह एप्लीकेबल है। पर ऐसा नहीं होता है। ब्रेवरी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप को आप डिफाइन नहीं कर सकते, लव को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ब्यूटी को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसा क्यों है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्यूटी क्या है, तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्यूटी वो है जो सुंदर दिखता है या दिखती है, ठीक है। तो ब्यूटी, कई बार हम ये सोचते हैं अपने प्री कंसीव्ड नोशन से कि ब्यूटी वो है जो, अगर ब्यूटी कोई शब्द सोचे तो तुरंत उसके माइंड में एक फीमेल कैरेक्टर आ जाएगा जो बहुत सुंदर है, गोरा है और पतला है या फिट है। पर ब्यूटी क्या वही है? क्या ब्यूटी सिर्फ लिविंग बींग्स में हो सकती है, नॉन लिविंग बींग्स में हो सकती है? या फिर ब्यूटी जिस भी चीज़ को आप कह रहे हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल रहने वाली? क्योंकि ब्यूटी तो वही होगी ना जो वाकई में ब्यूटीफुल है, तो वो हमेशा ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ब्यूटी को किसको कहा जाए? क्योंकि आज आप जिसको ब्यूटीफुल कह रहे हैं, 10 साल बाद या 20 साल बाद आप उसकी तस्वीर देखें, अगर वो कोई पर्सन है, तो क्या वो ब्यूटीफुल रहेगा? इस तरीके से जिसको आज आप लव कह रहे हैं, वाकई में वो लव है या फिर वो डिपेंडेंसी है या फिर वो इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, या फिर हार्मोनल अपसर्जेस हैं जो कि लव का नाम आप जिसको कह रहे हैं, या फिर लव आपका कुछ ऐसा है जिसको सोसाइटी ने या बायोलॉजिकल डिमांड्स ने ग्लोरीफाई करके लव का नाम दे दिया है। क्या लव वह है? क्योंकि लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस है, राइट। लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन में डिफरेंस है। तो लव काफ़ी अलग चीज़ है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। बस यही बता सकते हैं आप लव ये नहीं है। फ्रेंडशिप, अब आप बात करें तो फ्रेंडशिप क्या हो सकती है? फ्रेंडशिप आप किसको कहेंगे? क्योंकि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखें तो लोग एक दूसरे के फ्रेंड नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? फ्रेंड्स वो उसको कहते हैं जिससे उनका कुछ काम बनता हो, ओके। पर साइकोलॉजी के टर्म में फ्रेंडशिप नहीं समझा पा रहे हैं, और भी उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। आगे देखें यहाँ पे, देखिए जो भी अबव कैरेक्टरिस्टिक्स थे कॉमन ऑल साइंसेज इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। हाउएवर साइकोलॉजी इज डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस बिकॉज इट इज अ बिहेवियरल साइंस। इट इज अ बिहेवियरल साइंस। तो अनलाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही तरह साइंस ही, पर इसमें बिहेवियरल साइंस है। तो इसमें क्या करता है, इसमें आपका रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको नहीं मिल सकती। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में ये चीज़ें मिलती हैं और इसकी प्रेजेंस में रहती हैं, तो आपको बाय प्रोडक्ट ये मिलेगा। फिजिक्स में आपको पता है कि इस तरीके का फेनोमेना में आपकी ये चीज़ें हो रही हैं, तो आगे जा कर के कुछ टाइम बाद ये फेनोमेना किस इंसिडेंट को क्या इंसिडेंट आपका हो सकता है, ठीक है, उसको भी आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। पर इसमें क्या है कि साइकोलॉजी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इजीली कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। ये क्यों होती है अनप्रिडिक्टेबल? क्योंकि ह्यूमन माइंड में जो रिएक्शंस हैं वो कहाँ से आते हैं? फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा है कि जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस के का एक रिएक्शन है? नहीं, एक रिएक्शन मात्र नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन माइंड को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। सोसाइटी हो गई, ठीक है, खुद आदमी जिस माहौल में रह रहा है, एनवायरनमेंट हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो और साइंसेज हैं, अदर साइंसेज हैं,
ठीक है, साइंस ही नहीं कहो, आप कोई सब्जेक्ट भी कह लो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हो जो भी आदमी है उसके आसपास की चीजों के बारे में, थिंग्स अराउंड मैन, while the psychology studies man himself, man or you can say mind himself. तो आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास जितने भी सब्जेक्ट आज तक आपने पढ़े होंगे वो सारे सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी माइंड के आसपास की चीजें हैं, ठीक है, और साइकोलॉजी स्टडी करता है माइंड इटसेल्फ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, द मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्लूड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो मेथड्स क्या क्या होते हैं साइकोलॉजी में? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो इसी को हमने क्या कहा, साइकोलॉजी को सोशल या बिहेवियरल साइंसेस. इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी. काफ़ी हद तक ये इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स को बना करके, मिला करके और साथ में ह्यूमन के बिहेवियर को देख करके जो भी सब्जेक्ट बनता है उसको आप साइकोलॉजी कह सकते हैं. ठीक है, आगे देखें. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ साइंसेज आर द फिजिकल साइंसेस. फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री. दूसरा ग्रुप आता है आपका बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेस, जिसमें बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी आ जाती है. तीसरा आपका आता है साइकोलॉजी, जो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है और ये एक तरीके का बिहेवियरल साइंस है. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी? तो विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट. साइकोलॉजी क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील्ड है और वाकई में एक्साइटिंग है. जैसे जैसे आप इसमें एंटर करते हैं, अगर आप इसमें फैमिलियर हो जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्जॉटिक, सरप्राइजिंग और चैलेंजिंग लगेगा आपको. देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं एक चीज़, साइकोलॉजी इज़ अबाउट ईच ऑफ अस. साइकोलॉजी हम सभी के लिए है, ठीक है. एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि मैथ्स सबके लिए नहीं है, मैथ्स नहीं भी आती है तो आप बिना मैथ्स के जी सकते हैं. केमिस्ट्री नहीं आती है तो बिना केमिस्ट्री के, बिना फिजिक्स के काफ़ी हद तक जिया जा सकता है, राइट. अगर साइकोलॉजी नहीं आती है तो आप नहीं जी सकते. साइकोलॉजी नहीं आती है तो आप जिएंगे तो सही, पर वैसे ही जिएंगे जैसे कि कोई एनिमल जीता है, बिना अपने मन को जाने. तो साइकोलॉजी इज अबाउट ईच ऑफ अस. इट आस्क्स अस टू टेक अ रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड. रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड मतलब अपने से ही प्रति प्रश्न करना, अपने से ही सवाल करना. जैसे हु एम आई. अगर आप ग्रीडी हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्रीडी, या फिर अगर आप गरीब हैं या फिर आप कहें आप फियरफुल हैं तो आप कहेंगे कि आई एम केयर्ड. इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस अपने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड आपको नज़र आता है. जैसे कि व्हाट एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस, वट एवर, वेयर माई थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम. These are the reflective attitude that one must have to inquire into oneself, and that is what we call as psychology. Psychology in broader sense. So next, reflective attitude पैदा करना psychology है. इसी तरीके से how can we step outside of ourselves to look objectively at how we think, live, feel and act. तो ये psychology है. क्या psychology है? ऑब्जेक्टिवली सोचना कि मैं कैसा सोचता हूँ, मैं ऐसा ही क्यों सोचता हूँ, या हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं, ऐसा ही क्यों जीते हैं, ऐसा ही फील क्यों करते हैं या एक्ट क्यों करते हैं. इसी तरीके से ऑब्जेक्टिवली सोचना मतलब कि इन्फ्लुएंस होकर के नहीं, ठीक है, इन्फ्लुएंस होकर के नहीं, बाहर की फीलिंग से, एक्सपीरियंस से, या फिर कहें कि पर्सनल फीलिंग से या ओपिनियन से बिना इन्फ्लुएंस हुए ये एक निष्पक्ष रूप से जान पाना कि हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं या मैं ऐसा ही क्यों सोचता हूँ, ऐसा ही क्यों जीता हूँ, ये है साइकोलॉजी. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट बिलीव द आंसर इज थ्रू केयरफुल थॉट, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी. साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जब आप थोड़ी बहुत इंक्वायरी करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, केयरफुल थॉट आप उसके थ्रू गुजरते हो, तो फिर आप ये समझने लग जाते हो कि आपकी जो आंसर्स हैं, ठीक है ना, लाइफ रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, बिहेवियर रिलेटेड, वो सारे आपके सामने आ जाते हैं और आप एक काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी आगे की लाइफ जी सकते हैं वंस यू गो थ्रू दी रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड दैट साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अस. नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे है कि साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके का फिलोसफी का पार्ट है। या देखिए आगे बात आई गई, कोई लोग ये मानते हैं कि साइकोलॉजी का जो है वो वाकई में फिलोसफी का एक पार्ट ही है, कह सकते हैं आप, ठीक है, पर काफ़ी अलग भी है। ठीक है, कैसे अलग है आप देखेंगे आगे। अदर्स इक्वेटेड विद मैजिक, ठीक है, कोई बोलता है कि साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी है, फिलोसफी का एक पार्ट है। कोई कहता है कि एक मैजिक है, कोई कहता है ये पागलपन है, कोई कहता है कि ये मिस्टिसिज्म है, ठीक है, मिस्टिक्स या मिस्टीरियस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है साइकोलॉजी वाकई में, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं कि साइकोलॉजी ऐसा है, पर देखिए जो लोग बिना साइकोलॉजी को जाने जब साइकोलॉजी के पास आते हैं तो वो लोग वाकई में जिनने साइकोलॉजी को ये माना रहता है कि मेंटल इलनेस का इलाज करता है साइकोलॉजी, तो वो इस तरफ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो अनइन्फॉर्म्ड होती है, उनको पता नहीं होता है अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में, पर वो इसी तरीके से भटक भटक के कहें कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं, जैसे जैसे कोई ज्योग्राफी के पास जाता है, हिस्ट्री के पास जाता है, कोई भी आम आदमी, वो उसी तरीके से साइकोलॉजी पे भी जाता है, जबकि साइकोलॉजी जो पढ़ने वाला है उसी की ही स्टडी कर रही है, राइट। देखिए यूजुअली क्या होता है, आदमी जो है वो अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ता है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पर साइकोलॉजी जो है पढ़ने वाले को ही पढ़ती है। समझ में आ रही है बात? साइकोलॉजी जो है वो पढ़ने वाले को ही पढ़ती है। तो ये एक अलग ही डायमेंशन है, एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो कई लोग इसके पास अनइन्फॉर्म्ड क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं, जबकि साइकोलॉजी जो है वो सभी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह सभी को पढ़ना चाहिए अगर आप ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपने किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में। नेक्स्ट, कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि ये मेंटली इल पीपल को ट्रीट करती है, पागल लोगों को, जबकि ये एक एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, पर कंप्लीट नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। इट इज़ नॉट दी ओनली एरिया जिसमें साइकोलॉजी काम करेगी। बहुत सारे एरियाज हैं, वो लास्ट में आपका यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, वो आप पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें बताई गई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रॉम वूम टू द टूम, ठीक है, फ्रॉम वूम टू द टॉम, वहाँ तक आपकी साइकोलॉजी काम आती है। मतलब जब आप पैदा लेते हैं और जब आप मर जाते हैं, तब तक आपकी साइकोलॉजी आपके कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी इंडिविजुअल लाइफ का। ठीक है, तो बिना इसके मर जाना तो अनजिया जैसा है। ठीक है, बिना साइकोलॉजी पढ़े जो मर जाए वो जिया नहीं। साइकोलॉजी लाइक्स ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट्स, इसके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। अब इंटेलिजेंस अगर आप सोचें तो आपके माइंड में आएगा जनरल इंटेलिजेंस, नहीं, जनरल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इंटेलिजेंस कुछ और ही है, और ना ही एआई वाला इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, ये क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपको साइकोलॉजी देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी यूनिट है ये बता रही है हमें कि आगे हम किस किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे की यूनिट्स में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, सेंसेशन क्या है, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ways of treating those disorders, sexual behavior and the behavior of people in social settings. Social settings में लोगों का क्या behavior रहता है। देखिए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, एक अटेम्प्ट है ये डिस्क्राइब करने का, ये एक्सप्लेन करने का, ये प्रिडिक्ट करने का कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आपका डिस्क्राइब करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, जो बताता है कि वाई और हाउ ऑफ दिस बिहेवियर। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप किसी भी बिहेवियर का ये जानने लगे, आपको पता है कि कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो वाकई अच्छे नहीं हैं आपके लिए ही, अगर आपको पता चल जाए कि वो उनका वाई, वो क्यों किए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, तो वाकई आप क्या उस बिहेवियर पे काम नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ
अगर वो बिहेवियर सही है तो उसको ग्रेटिफाई करोगे, उसको ज़्यादा स्थान दोगे अपनी लाइफ में, और अगर वो बिहेवियर ख़राब है तो आप उसको डिमिनिश करोगे या फिर उसका आप क्या करोगे, कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको अपनी लाइफ से रिड्यूस कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, है ना। तो दिस इज़ डिमोलिश कर दोगे उसको। साइकोलॉजी की ये इंपॉर्टेंस है एंड इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो ह्यूमन बींग फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपका होम हो, घर में है, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे पूरे विश्व की वैश्विक समस्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग ही क्यों ना हो, वो भी आपकी सॉल्व की जा सकती है साइकोलॉजी की मदद से। देखिए आगे देखें मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेथड्स 3 हैं, मैंने यहाँ पे एक टर्म बनाया इको, जैसे इको फ्रेंडली। तो इको में से आप 3 टर्म निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन एंड ओ इज द ऑपरेशनल ऑब्जर्वेशन, सॉरी, तो ओ इज द ऑब्जर्वेशन। So these are 3 methods by which you study the psychology, right? By which psychology can be used, you can say. तो साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली बात अगर समझें आप, यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स एंड कॉजेस। तो इसका काम है कि ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व करता है कि फैक्ट्स और कॉजेस क्या हैं किसी भी इंसिडेंट के पीछे या किसी इवेंट के पीछे। तो यहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल लिटरेचर होगा, जो भी आपके पास हाइपोथेसिस होगी, उससे आप क्या करेंगे, वहाँ से आप जनरेट करेंगे, वहाँ से आप हेल्प लेंगे और उसकी मदद से इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पे। रिसर्च प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, राइट, कि इस एज के जो टीनेजर्स हैं वो गेम्स क्यों खेलते हैं सबसे ज़्यादा, ऐसी कुछ रिसर्च हो सकती है। या इस तरीके के एज ग्रुप के या फिर कहें मेल्स या फीमेल्स में ये चीज़ क्यों पाई जाती है, राइट। तो ये कई तरीके की रिसर्च आप की जा सकती है जिससे कि आप ह्यूमन माइंड के ऊपर बात कर सकें, उसका पता लगा सकें, राइट। वही वाली बात है कि आप इफ़ेक्ट और कॉजेज़ को ध्यान में लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि इस तरीके का इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, तो यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू टेस्ट प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है कि जो भी हाइपोथेसिस प्रपोज की है वो कितनी सही है, और उसके बाद क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट का गोल यही होता है कि वो फैक्ट्स और कॉजेज़ को एक्सप्लोर करे, मतलब कि कॉजेज़ एंड इफेक्ट की स्टडी करे कि कोई भी कॉज जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में कैसा कैसा चेंजेस ला रहा है। कोरिलेशन मेथड होता है एक, इसमें कोरिलेशन एक कोफिशिएंट होता है जिसको आर कहते हैं, इसमें +1 0 और -1 की वैल्यू जो है ये शो करता है। +1 मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 मतलब जीरो कोरिलेशन, -1 मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को चेंज करने से क्या दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्या दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा। तो अगर चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नहीं हो रहा है जीरो कोरिलेशन, और अगर इन्वर्सली हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल और कम चेंज हो रहा है या फिर नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये 3 कोरिलेशन होते हैं। तीसरा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या है कि किसी भी इवेंट्स के होने का कारण क्या है वो ढूंढना ऑब्जर्वेशन मेथड है। उसमें आप एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन जो है कितने भी टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, ताकि जो आपका रीज़न है वो फाइंड आउट किया जा सके कि कोई भी इवेंट ऐसे ही किए जाने से उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनका पता लगाना। तो उसमें भी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया जाएगा जैसे कि किसी भी साइंस में किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म बनाया है चीफ। तो सी से आपका क्लिनिकल, सी से आपका कम्युनिटी अगेन, एंड थर्ड सी से आपका बनेगा काउंसलिंग। बाकी आपका एच हेल्थ में यूज होता है साइकोलॉजी, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल वर्क में कह सकते हैं आप, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है, ठीक है। बाकी आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एंड द लास्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। दीज आर द यू कैन से एप्लीकेशंस वेयर साइकोलॉजी इज अप्लाइड। तो क्लिनिकल में क्या होगा, मेंटल इलनेस या एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर के, ठीक है।
इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्लिनिकल प्रॉब्लम या फिर डेवलप किया जाएगा किसी ट्रीटमेंट के मेथड के लिए, ठीक है ना। किसी भी ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए, चाहे अगर वो अगर कोई क्लिनिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, उसके लिए मेथड्स डेवलप किए जाएंगे। कम्युनिटी साइकोलॉजी में रिसर्च की जाएगी, प्रिवेंशन या एजुकेशन या कंसल्टेशन, है ना। तो मेंटल हेल्थ पे रिलेटेड होगा, तो इसमें इसी पे ही मेंटल हेल्थ पे रिसर्च, प्रिवेंशन, एजुकेशन और कंसल्टेशन। काउंसलिंग में क्या होता है, पर्सनल काउंसलिंग, ठीक है। जैसे आपके पर्सनल काउंसलर होते हैं जो कि आपको साइकोथेरेपी देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो रिसर्च करते हैं कि आपको जो भी जिस भी फेज़ में आप लाइफ में हैं, और उस फेज़ में अगर आप कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सके या धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सके, उसको लेकर के काउंसलिंग की जाती है। तो पर्सनल काउंसलर होते हैं, तो वो आपका आ गया काउंसलिंग साइकोलॉजी। इस तरीके से एजुकेशनल कि भाई जो भी बच्चे हैं उन तक स्मूथ फ्लो हो सके एजुकेशन का, उसके लिए क्या किया जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है कि क्या क्या तरीके ऐसे करे जाएं क्लासरूम में या टीचिंग स्टाइल्स में या लर्निंग में कि उससे जो है बच्चा इजीली एजुकेट हो सके। नेक्स्ट है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक मतलब कि क्राइम प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, प्रिजन्स, कोर्ट रूम डायनेमिक्स, राइट। तो ये आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर आता है कि अगर आपको ये काम दिया जाए कि आपके प्रिजनर्स हैं और उनकी आपको साइकोलॉजी, इनकी आपको मानसिक हालत को चेंज करना है, उसके लिए आपको फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, यानी कि उस ब्रांच में आपको काम करना पड़ेगा, तो तभी जाके आप ये सब कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका कि एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट से लेकर के उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर लीडरशिप या वर्क मोटिवेशन, तो इस तरीके के इन वर्क सेटिंग्स में आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि बिहेवियर कैसा है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ अर्बन नॉइस की स्टडीज़ करना, क्राउडिंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस, किस तरीके से ह्यूमन स्पेस यूज़ कर रहा है, वो सब। हेल्थ साइकोलॉजी, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ। कोई भी आपका बिहेवियर है उससे आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट ऑल कम्स इन हेल्थ साइकोलॉजी। सोशियो कल्चरल प्रोसेस अंडरलाइंग बिहेवियर। देखिए सोशियो कल्चरल प्रोसेस अंडरलाइंग, यहाँ पे आप अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि जो भी हमारे पास इफेक्ट पड़ता है, जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है, वो मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ों के कारण होता है। पहला उसकी अपनी सोशल कंडीशनिंग, दूसरा बायोलॉजिकल। सबसे पहली बायोलॉजिकल आती है। बायोलॉजिकल मतलब कि आप में फियर जो है वो बायोलॉजिकली है, ठीक है, आपके अंदर है पहले से, ठीक है। या कहें कि ग्रीड जो है वो आप में पहले से ही अंदर है, एक तरीके का डिफ़ॉल्ट है कि आप में ये सब होगा ही जब आप बर्थ के समय जन्म लेंगे, राइट। जब आप जन्म लेंगे तो बायोलॉजिकली आपके पास कुछ कुछ चीज़ें होंगी तो आप में पहले से ही इनबिल्ट रहेंगी ही, और कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशली आप में बाहर से थोपी जाती हैं, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकली हैं वो आपका हो गया कुछ भी, आप कह दें लस्ट, आप कह दें फियर, आप कह दें ग्रीड, आप कह दें कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बायोलॉजिकली आप में है पहले से ही, इसलिए कि आपका एवोल्यूशन, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बना रहे, आप हमेशा सर्वाइव करें अर्थ पे एज अ स्पीसी, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए बायोलॉजिकली आप में कुछ चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं और कुछ चीज़ें आप पे लेयर्स चढ़ जाती हैं सोशल कंडीशनिंग की, जो कि आपको समाज सिखाता है कि आपके जैसे पेरेंट्स आपको कहेंगे कि इस फील्ड में आपको जॉब करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने एक पहले से ही देखा है कि आपके पेरेंट्स आपको इसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और साथ ही वो भी इसी डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही चूज़ करते हैं, वही सेलेक्ट करते हैं एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, क्योंकि उसके बिहेवियर जो है वो गवर्न किए जाते हैं सोशल फैक्टर्स, मतलब कि फैमिली, दोस्तों और आसपास के लोगों, सोसाइटी या कल्चर से। तो देखिए आपको साइकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको साथ ही साथ ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अगर आप ऐसे ह्यूमन हैं
जिसके बिहेवियर गवर्न किए जा रहे हैं सोशल फैक्टर्स के कारण, तो आप एक तरीके के स्लेव ही हैं सोसाइटी के, या जिसके भी, या फैमिली के ही। तो आपको स्लेव नहीं बनना है, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्ट इन अ टोटली डिफरेंट वे। यू डोंट नीड टू बी सोशल एनिमल एट ऑल, राइट? Social animal is somebody who acts in a certain way that is guided, or you could say that is told by his parents, family and his relatives or society. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। और बिहेवियर इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर एनिमल। यहाँ पे बता रहा है कि हम सोशल एनिमल तो हम पूरे तरीके से नहीं है, हम एक सोशल एनिमल है। क्यों? क्योंकि एनिमल का जो बिहेवियर है वो मैक्सिमम, उस पर कोई सोशल इफेक्ट पड़ता नहीं है। उस पर जो मैक्सिमम रहेगा वो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग होगी, तो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के हिसाब से ही चलेगा। अगर आप देखें कि अगर आप किसी एनिमल को लें और उसको अगर जब प्यास लगेगी, यहाँ पे बताया गया है, तो वो पानी ही पिएगा, ये इसकी बायोलॉजिकल नीड है। अगर किसी ह्यूमन को प्यास लग गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जरूरी नहीं है कि वो पानी पिएगा, वो गर्म पानी पी सकता है, वो ठंडा पानी पी सकता है, वो जूस पी सकता है, वो ल्यूक वार्म वाटर भी पी सकता है, वो कोई सोडा भी पी सकता है, ठीक है, वो कुछ भी पी सकता है, पेप्सी कोला जो भी होते हैं। तो आदमी की जो नीड है वो बिल्कुल अलग है। मतलब आदमी की जो वो है, क्या क्या बोल सकते हैं उसे, जो नीड उसने खुद के लिए बना दी है कि वो जब उसको प्यास लगेगी तो वो, इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से वो सेलेक्ट करेगा। तो हमने कहा कि हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हुई कि जो एनिमल होगा वो तो फिर भी बायोलॉजिकली पूरा चलता है, पर जो ह्यूमन है वो सोशल और बायोलॉजिकल कंडीशन दोनों से ही चलता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे एक सोशल इम्पैक्ट, हमने देखा कि जो अगर आप देखें तो जो एनिमल है वो, उसको अगर थर्स्ट के समय प्यास लगेगी अगर जिस समय, तो उस समय वो पानी ही पिएगा। पर एनिमल के केस में ऐसा नहीं, ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है। ठंडा गर्म गुनगुना या कोई जूस या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पी सकता है। तो हमने कहा सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फैमिली, जो कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो क्योंकि आप बर्थ से ही उनके इंटरेक्शन में है, दिस इज द प्राइमरी सोर्स विद whom you are interacted from birth, and साथ में ही वहीं से ही आप में वैल्यू एक्विजिशन आता है और रोल एक्सपेक्टेशंस आता है। वैल्यू एक्विजिशंस मतलब कि जिस जिस तरीके की चीज़ों को आपकी फैमिली वैल्यू करती है, उसी तरीके की चीज़ों को आप भी वैल्यू करोगे, राइट? जिस जिस तरीके की चीज़ें फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है, उसी तरीके की चीज़ें आप करोगे। तो दिस इज व्हाट वी कैन से अ काइंड ऑफ family members are what we can say, family members are governing your actions. That must not happen. Okay, next we have दूसरा जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिहेवियर पे, वो है सोसाइटी और कल्चर। तो सोसाइटी और कल्चर से भी आपको बच के रहना है काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से अगर आप चलें बिना अपनी लॉजिकल रेशनैलिटी को यूज़ करके, बिना अपने लॉजिक्स को, बिना रैशनैलिटी को यूज़ करके, तो आप एक तरीके के एंस्लेव हो जाएंगे, और वही ना हो, इसीलिए साइकोलॉजी है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखें फैमिली वाले में, अगर आप और डिटेल में जाएं, तो जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्व करता है कि उसके पेरेंट्स कैसा कर रहे हैं, उसके भाई बहन कैसे कर रहे हैं, या उसको जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, और उन्हीं को ऑब्जर्व करके जैसे जैसे वो एक्ट करते हैं उसी तरीके से वो भी एक्ट करने लग जाता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके भाई बहन बड़े तुतला रहे हैं तो आप भी तुतलाना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है। आगे जाके देखें कि ये भी इम्पैक्ट डालता है कि आपकी फैमिली का टाइप कैसा है, या केयर गिवर्स कितने हैं आपको। अगर आपको बचपन में अलग अलग केयर गिवर्स मिल गए तो आपको अलग अलग लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और अगर आपके सिबलिंग्स कितने ज़्यादा हैं उस पर भी डिपेंड करता है, आप पे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सिबलिंग आपका अलग अलग एनवायरमेंट फैक्टर या सोशल कंडीशन में रहेगा। तो वो सोशल कंडीशंस उसको बदलेंगी और फिर आप भी बदलोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई किसी फैमिली की, वो भी बदलती हैं, और साथ में अपना खुद का बिहेवियर, सॉरी, तो यही सब आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोसाइटी एंड कल्चर।
तो सोसाइटी किसको कहते हैं, जहाँ पे आप कॉमन टेरिटरी शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, और साथ में आपकी लैंग्वेज कल्चर सब सेम है, और आपका जो ग्रुप है वो नेबरिंग ग्रुप है, क्या सभी के, तो फिर उसको आप कल्चर सोसाइटी कहते हैं। और कल्चर में क्या आ जाता है कि जो आपका सभी फॉलो करते आ रहे हैं वो उसी को ही फॉलो करना, ठीक है, बिना क्वेश्चन करे, एक तरीके से कल्चर आप उसी को ही कहेंगे। कल्चर उसको भी कह सकते हैं कि जो आपके ग्रुप में जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं और वो चीज़ें वाकई में काफ़ी हद तक आपके काम भी आई हैं, ठीक है ना, as not as a you can say superstition or belief but as a scientific thing, तो वो उसको भी आप कल्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे सोसाइटी में कैसे इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को आप कल्चर कब कहते हैं। देखिए कल्चर जो है वो बदलने वाली चीज़ है। कल्चर आज इंडिया का कुछ और है, कल कुछ और है। जब ब्रिटिश ने हुकूमत की तो उससे पहले हम कुछ और खेला करते हैं, बट आज सबसे ज़्यादा जो फेमस आप कह लें स्पोर्ट है इंडिया में वो क्रिकेट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत रही, राइट। तो कल्चर जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है, इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंड करता है, बट आपको कल्चर के हिसाब से एक्ट करना है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल आपको दिखेगा कि देखिए कल्चर और सोसाइटी सभी जगह सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, प्लेस के साथ और टाइम के साथ वेरी करते हैं कौन, कल्चर। तो अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की आप बात करें जैसे कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है इंडिपेंडेंस को, इंडिविजुअल राइट्स को और असर्टिव होने को। जबकि अगर आप बात करें कलेक्टिव कल्चर्स को, जैसे कि देखिए कुछ कल्चर्स हैं जिनको इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर बोला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस या इंडिविजुअल राइट या असर्टिव होने पे जोर दिया जाता है। कुछ कलेक्टिव कल्चर्स हैं लाइक इंडिया या चाइना के, वो प्रमोट करते हैं डिपेंडेबल होने को, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग को और हेल्पिंग अदर्स को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का, काफ़ी कुछ है साइकोलॉजी में। तो आई थिंक यू विल कंटिन्यू द यूनिट सेकंड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।